हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं UGC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2022 का। इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से, राजनीति विज्ञान का पूरा प्रश्न पत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि लोकतंत्र शासन के एक प्रकार रूप में कुछ अधिक है, यह संयोजित जीवन निर्वाह का एक साधन है। ये कहा था जॉन डेवी के द्वारा। किसने कहा है? जॉन डेवी के द्वारा कहा गया है। लोकतंत्र के संबंध में यह परिभाषा जॉन डेवी ने दी थी कि लोकतंत्र शासन के एक प्रकार या रूप में कुछ अधिक है, यह संयोजित जीवन निर्वाह का एक साधन है। नेक्स्ट है, सोफिया निम्नांकित में से किस पुस्तक का एक पात्र है? तो ये है द विंडिकेशंस ऑफ द राइट ऑफ वुमन से। सोफिया मैरी वाल्सक्राफ्ट द्वारा रचित पुस्तक विंडिकेशंस ऑफ राइट ऑफ वुमेन्स के पात्र हैं। इस पुस्तक का पूरा नाम है आ विंडिकेशंस ऑफ द राइट ऑफ वुमेन्स विथ स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट 1792। नेक्स्ट आते हैं, बहुसंस्कृतिवाद के विमर्श में निम्नलिखित में से किसने आंतरिक प्रतिबंध और बाह्य प्रतिबंध शब्दों का प्रयोग किया है? बिम किमलिका के द्वारा। किसने किया है? बिम किमलिका के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया है। बहुसंस्कृतिवाद के विमर्श में बिल किमलिका ने आंतरिक प्रतिबंध और बाह्य प्रतिबंध शब्दों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए M.A. फोस्टर ने कहा है कि इसका राजनैतिक विचार प्रोटेस्टेंट धर्म की अपेक्षा पैगन पुनरुत्थान को अधिक प्रस्तुत करता है? ये कहा गया था मैकियावेली के द्वारा। M.B. फोस्टर ने मैकियावेली से के लिए कहा था कि उनका राजनीतिक विचार प्रोटेस्टेंट धर्म की अपेक्षा पैगन पुनरुत्थान के लिए अधिक प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट आते हैं, हमारी आत्मा पूर्णता की ओर ले जाने वाले हमारे विज्ञान और हमारी कलाओं के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गई है। यह निम्नांकित में से उल्लेख है। यह उल्लेख किया गया था डिस्कोर्स ऑन द साइंस ऑफ आर्ट्स में। डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस 1749। कला विज्ञान का आचार को शुद्ध और भ्रष्ट करने में योगदान। यह लेख डिजॉन F. अकेडमी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे ही संक्षिप्त में डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट कहा जाता है। इस पुस्तक में रूसो ने लिखा है, हमारी आत्मा पूर्णता की ओर ले जाने वाले हमारे विज्ञान और हमारी कलाओं के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गई है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अरस्तु की कृति नहीं है? तो जो अरस्तु हैं उनके द्वारा कौन सा नहीं लिखी गई कृति? तो इन्होंने पॉलिटिक्स लिखी है, निकोमैचियन लिखी है, यूडेनियन एथिक्स भी इनके द्वारा लिखी गई है, लेकिन एपोलॉजी इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। एपोलॉजी अरस्तु की नहीं बल्कि प्लेटो की रचना है। इसमें सुकरात पर लगे नास्तिकता और युवा को भ्रष्ट करने के आरोप और उनका बचाव है। इस पुस्तक को गांधी जी द्वारा सत्यवान के नाम से गुजराती भाषा में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण शाश्वत और नियत है? तो ये हो जाएगा विचार एक पूर्ण शाश्वत नियत है। प्लेटो के अनुसार विचार ही समूचे संसार का मूल तत्व है और भौतिक दुनिया विचारों की छाया मात्र है। इसलिए यह अर्थात विचार की परछाई है। प्लेटो के अनुसार विश्व के दो प्रकार होते हैं, विचारों की दुनिया और भौतिक या वास्तविकता की दुनिया। नेक्स्ट आते हैं, सूक्ति संग्रह एनालेक्टस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इनका संबंध है कन्फ्यूशियस से। सूक्ति संग्रह का संबंध कन्फ्यूशियस से है। कन्फ्यूशियस की अन्य रचनाओं में आती हैं बुक ऑफ डॉक्यूमेंट, सी चिड़ गीत संग्रह, ई चिड़ ज्योतिष संग्रह और छुनवा छथु बसंत शरद काल का इतिहास। नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों द्वारा कब और कहाँ प्रदर्शन किया गया जिसके द्वारा एकत्रित होकर निष्क्रिय प्रतिरोध करने का विधिवत शपथ ली गई थी? तो ये शपथ ली गई है सितंबर 1906 में जोहान्सबर्ग में।
दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों द्वारा 11 सितंबर 1906 में जोहान्सबर्ग में प्रदर्शन किया गया और उनके द्वारा एकत्रित होकर निष्क्रिय प्रतिरोध करने की विधिवत शपथ ली गई थी। सितंबर 1906 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एम्पायर थिएटर की जनसभा में इस प्रकार की भावना थी। संवेदनशील अंतरात्मा ने मोहनदास करमचंद गांधी से कहा कि यह असाधारण घटना है, इस इतिहास बन रहा है, ऐसा आकार हो रहा है जिसका गवाह ईश्वर है। यह एक धार्मिक शपथ थी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की है? तो इसको स्टार्ट किया गया था ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। ईवी रामास्वामी नायकर ने अपने समाज सुधार कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए 1925 में एक अभियान चलाया। आत्मसम्मान अभियान की शुरुआत की थी। इसका ध्येय तमिल प्रदेश के गैर ब्राह्मणों के मन में उनकी दृढ़ परंपरा पर गर्व का भाव जगाता है। इस आंदोलन ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती देते हुए सारे गैर ब्राह्मणों के मन में एकता की भावना भरने का प्रयत्न किया। इसमें अस्पृश्यता जाति भी शामिल थी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने विधि या कानून को दो प्रकार शरीयत या जवाबित के रूप में वर्गीकृत किया है? ये किया गया है जियाबर्नी के द्वारा। जियाबर्नी ने विधि को दो रूपों में विभाजित किया है, पहली शरीयत, दूसरी जवाबियत। शरीयत पैगंबर साहब की शिक्षा आचरण पर आधारित है, जबकि जो जवाबियत सुल्तान द्वारा बनाई गई विधि है जो कि व्यवहारिक परिस्थितियों के लिए उपयोगी है। इसका लेख शरीयत में नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एम.एन. रॉय ने अपनी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को खंडित कर दिया था? तो ये 1948 में किया है। एम.एन. रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को संगठित किया और सन 1945 से 46 में चुनाव में भाग लिया, किंतु उन्हें एक भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ। तब रॉय ने 1948 में इस पार्टी को खंडित या समाप्त कर इन्होंने अपना समय एवं शक्ति मौलिक मानवतावाद के विचार में लगा दिया। नेक्स्ट आते हैं, रॉबर्ट नॉजिक राज्य के दृष्टिकोण के बारे में अराजकतावादी अभिकथन में क्यों सहमत हैं? निम्नलिखित में से कौन सा तर्क गलत है, बताइए। तो इन्होंने यह अंतर्भूत के रूप में अनैतिक है, पहला सही हो जाएगा। बल्कि प्रयोग पर एकाधिकार बनाए रखता है, ये भी सही हो जाएगा। यह व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करता है, ये भी सही है। इसका अभिप्रेरक नागरिकों का कल्याण है, ये गलत हो जाएगा। रॉबर्ट नॉजिक ने बाजारवादी आर्थिक प्रणाली का समर्थन किया। रॉबर्ट नॉजिक ने अपनी पुस्तक एनॉर्की, स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में राज्य में अपने विचार दिए थे। रॉबर्ट नॉजिक की संकल्पना न्यूनतम राज्य की है, अतः राज्य की शक्ति को केवल वहीं तक विधि सम्मत ठहराया सकते हैं जहां तक वह व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा में सहायक हो, इससे अधिक नहीं। राज्य का मुख्य कार्य व्यक्तियों की संपत्ति की रक्षा करना है। रॉबर्ट नॉजिक ने कल्याणकारी राज्य का विरोध किया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में सही नहीं है, बताइए। तो यूपीएससी के बारे में पहला, भारत के राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, अध्यक्ष या चेयरमैन को हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति इस मामले की जांच हेतु उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करता है, ये भी सही हो जाएगा। किसी मंत्रालय या विभाग को संघ लोक सेवा आयोग की सलाह की ना मानने की शक्ति नहीं प्राप्त है, तो ये भी सही है। दूसरा, कोई भी राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित राज्य के लिए परीक्षाओं को संचालित करने के लिए आग्रह कर सकती है, ये गलत हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग भारत की केंद्रीय भर्ती अभिकरण संस्था है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय संगठन है। इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया था। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्वतंत्रता, शक्तियाँ और कार्य के अलावा इसके संगठन, सदस्यों की नियुक्ति और बर्दाश्तगी आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। लोक सेवा आयोग के संदर्भ में यह कथन गलत है कि कोई भी राज्य संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित राज्य के लिए परीक्षाओं को संचालित करने के लिए आग्रह कर सकती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुनाव में किसी संसद सदस्य के मत मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो संसद सदस्य का मत मूल्य बराबर होता है सभी राज्य या संघ राज्य शासित क्षेत्रों के
जो विधानसभा है उसके सदस्यों के मतों का कुल मूल, डिवाइड बाय संसद के चुने गए सदस्यों की कुल संख्या। राष्ट्रपति चुनाव में किसी संसद सदस्य के मत मूल, संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचन सदस्यों के मत की संख्या और सभी राज्यों के विधायकों की मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग से प्राप्त किया जाता है। जैसे कि सभी राज्य के और संघ राज्य शासित क्षेत्रों के सभी विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मूल, डिवाइड बाय संसद में चुने गए सदस्यों की कुल संख्या। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान के द्वारा अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51A में है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएंगे। मौलिक कर्तव्य संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन से 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय अनुसूचित किए गए हैं? तो इनमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 5 धार्मिक समुदाय अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। तत्पश्चात 27 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, मतदान स्थल पर चुनाव का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये करती है पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारियों के सहयोग से मतदान केंद्र पर मतदान कार्य संपन्न कराते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनहित याचिका के अगुवा या पथ प्रदर्शक होते हैं? तो ये हैं न्यायमूर्ति PN भगवती। जनहित याचिका के अगुवा पथ प्रदर्शक जस्टिस PN भगवती हैं। जनहित याचिका को सामाजिक हित याचिका या पत्र अधिकारिता भी कहा जाता है। जनहित याचिका के द्वारा वादी प्रतिवादी न्याय की संकल्पना को बदल दिया गया है। इसके तहत समूह के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए तीसरा व्यक्ति भी न्यायपालिका में जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को बनाने में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया है? तो इसमें दिया गया है जैन देश का योगदान है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। नरेगा को लागू करने से प्रसिद्ध आर्थिक चिंतक एवं सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं देश का अहम योगदान रहा है। नेक्स्ट आते हैं, नागरिक चार्टर्ड आंदोलन के लिए मूल रूप से बनाए गए 6 सिद्धांतों में से कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? तो इसमें मात्रा नहीं होती। चुनाव होते हैं, मूल्य होते हैं, जवाबदेही होती है, लेकिन मात्रा नहीं होती। नागरिक चार्टर्ड आंदोलन में किए गए जो मूल रूप से 6 सिद्धांत हैं उसमें पहला आता है विकल्प जहां भी संभव हो, उपयोगकर्ता के लिए होता है, मूल करदाताओं के पैसे के लिए होता है, तीसरा जवाबदेही ये सेवा प्रदाताओं के लिए है, पारदर्शिता नियम प्रक्रियाएं योजना एवं शिकायत निवारण में होनी चाहिए, सहभागी परामर्श और उसमें शामिल किया जाता है, गुणवत्ता ये सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन दल बदल विरोध से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में दल बदल कानून भारतीय संविधान में शामिल किया गया। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को ही अयोग्य ठहराया जाता है ताकि संसद की स्थिरता बनी रहे। नेक्स्ट आते हैं, लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित विभागीकरण की 4P सिद्धांत में 4P का तात्पर्य क्या है? तो इसमें होता है पर्पस, पर्सन, प्लेस और प्रोसेस।
उद्देश्य, व्यक्ति, स्थान और प्रक्रिया। लूथर गुलिक के विभागीकरण के 4P सिद्धांत का तात्पर्य होता है पर्पस, उद्देश्य, पर्सन, व्यक्ति, प्लेस, स्थान और प्रोसेस, प्रक्रिया। नेक्स्ट आते हैं फॉलेट के अनुसार शक्ति और सत्ता के मध्य अंतर है, तो ये क्वेश्चन NTP के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं नवीन लोक प्रशासन पर आधारित साहित्य निम्नलिखित पर बल देती हैं, तो ये बल देती हैं उसकी प्रासंगिकता पर, मूल पर, समता पर और परिवर्तन पर। 1979 में फ्रैंक मैरिनो के संपादन में टूवर्ड आ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनरो बुक प्रोस्पेक्टिव का प्रकाशन किया गया। फ्रैंक मैरिनो ने नव लोक प्रशासन की विषय वस्तु को 5 भागों में विभाजित किया है: प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता, परिवर्तन और उपभोक्ता केंद्रित। नेक्स्ट आते हैं हेरोल्ड लॉसवेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति चक्र की 5वीं अवस्था है, तो ये हो जाएगी अनुप्रयोग। हेरोल्ड लॉसवेल की नीति विज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने नीति विज्ञान की अवधारणा सन 1951 में अपने लेख में प्रस्तुत की थी। हेरोल्ड लॉसवेल ने नीति चक्र की 7 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहली आती है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, पदोन्नति, सुझाव, आह्वान, अनुप्रयोग, समाप्ति और मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान आवास एवं शहरी मंत्रालय के मामले के अंतर्गत आता है। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 जारी किया गया है। सर्वेक्षण में 3R रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़ के सिद्धांतों को प्राथमिकता दी गई है, अर्थात कचरा कम करें, पुनर्चक्रण करें और पुनः प्रयोग करने से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वह पहला भारतीय राज्य है जिसने सामाजिक संपरीक्षा विधि को लागू किया है, तो ये हो जाएगा मेघालय। मेघालय सरकारी योजना एवं कार्यक्रम के सामाजिक अंकेक्षण को सरकारी कामकाज का हिस्सा बनाने वाला राज्य का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय या सुशासन सूचकांक से संबंधित है, तो ये हो जाएगा हमारा कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर की अवसर पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक की शुरुआत की थी। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन अधिनियम को हाइड एक्ट के रूप से जाना जाता है, तो कौन सा अधिनियम है जिसको हाइड एक्ट कहा जाता है, तो ये हो जाएगा US भारत शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग अधिनियम। हाइड एक्ट के नाम से जाने जाने वाले का पूरा नाम है हेनरी जे हाइड संयुक्त राज्य अमेरिका शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग अधिनियम 2006। यह अमेरिकी कांग्रेस ने एक निजी सदस्य बिल के रूप में पास किया था। इसमें भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित परमाणु समझौते से जुड़े नियम और शर्तों को समावित किया गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से पंचशील सिद्धांत हैं, तो पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं एक दूसरे प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान होगा। दूसरा, इसमें पारस्परिक अनाक्रमण भी होता है और इसके अंतर्गत पारस्परिक लाभ के लिए समानता और सहयोग होता है। पंचशील समझौते में भारत की विदेश नीति का आधार है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 20 जून 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने आपसी बातचीत के द्वारा किया था। पंचशील के 5 सिद्धांत इस प्रकार हैं: प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्चता सत्ता का सम्मान करेगा, एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, एक दूसरे के साथ समानता और पारस्परिक लाभ होंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व इनके अंतर्गत होगा। भारत की किसी महिला पुलिस कर्मी ने सर्वप्रथम शांति स्थापना अभियान के कार्यक्रम में कब भाग लिया था, तो ये लिया गया है जनवरी 2007 में। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के इतिहास में पहली बार भारत ने अखिल भारतीय गठित महिला पुलिस इकाई को 2007 में लाइबेरिया में तैनात करने के लिए भेजा था, जब अफ्रीकी राष्ट्र गृह युद्ध में जूझ रहा था। नेक्स्ट आते हैं विस्तारित पड़ोस, एक्सटेंडेड नेबरहुड। भारतीय विदेश नीति का
अवधारणात्मक छत्र बन गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प भारत के विस्तारित पड़ोस के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो इसमें आती है सुएज नहर, दक्षिण चीन सागर और प्रशांत एशिया क्षेत्र, लेकिन पूर्वी अफ्रीका नहीं आता। विस्तारित पड़ोस के साथ संबंधों को पुनर्जीवित करना भारत की विदेश नीति के लिए नए अवसर प्रदान करने वाला है। पूर्वी अफ्रीका इस नीति के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट आते हैं भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर न बहुपक्षीय कार्यवाही के बारे में भारत के उपागम को 5S के रूप में रखा है। इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा? तो इसमें सम्मान आता है, संवर्धन आता है, समृद्धि आती है, लेकिन सामंजस्य नहीं आता। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुपक्षीय कार्यवाही के बारे में भारत के उपागम को 5S के रूप में रखा है। इसमें सम्मान, सहयोग, समृद्धि, संवाद और शांति आती है। इन 5 शब्दों को विश्व के देश अपना लें तो युद्ध से सदा के लिए लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस सम्मेलन ने भारतीय विश्व की स्थापना का निर्णय लिया था? तो ये हो जाएंगे ब्रेटन वुड्स के द्वारा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जिसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, ब्रेटन वुड न्यू हैम्पशायर यूएस में 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक हुए सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें सम्मिलित सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसके प्रभाव की रोकथाम पद की रचना है? तो कंटेनमेंट किससे संबंधित है? ये जॉन कैनन से संबंधित है। जॉर्ज एफ कैनन एक अमेरिकी राजनयिक हैं, इतिहासकार हैं। इन्हें शीत युद्ध के दौरान सोवियत विस्तार की रोकथाम की नीति में एक वकील के रूप में जाना जाता है। इन्होंने व्यापक रूप से व्याख्यान दिया और सोवियत संघ, यूएसएसआर और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में संबंधों के विद्वानों के इतिहास को लिखा है। कैनन द वॉइस मैन के रूप में जाने जाने वाले विदेश नीति के बुजुर्गों के समूह में से एक हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले एक उत्तरदायी राज्य के रूप में वर्गीकृत किया है? तो इनका नाम है पंडित जॉर्ज डब्ल्यू बुश। पंडित जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले एक उत्तरदायी राज्य के रूप में वर्गीकृत किया है। बुश संयुक्त राज्य अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट आते हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। ये क्या है? इकोलॉजिकल अप्रोच बतानी है हमें, है ना। तो सबसे पहले आता है जो पारिस्थितिक शब्द है यूनानी भाषा का है, तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, पारिस्थितिक शब्द को अर्नेस्ट हैकल ने प्रतिपादित किया था, तो ये भी सही है। तीसरा, एंड्रयू डॉब्सन ने परमाणुवाद और पारिस्थितिकवाद के मध्य विभेद किया है, ये भी सही है। ABC सही है। डी कहता है कि हरित विचारधारा वाद विवाद 16वीं शताब्दी में उद्धत वाद विवाद है, तो ये गलत हो जाएगा। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द ग्रीक शब्द ओंकोलॉजी से संबंधित है, ओंकोलॉजी से है। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह जीव विज्ञान की शाखा है जो अपने वातावरण में संगठन का अध्ययन करती है। एंड्रयू डॉब्सन ने पर्यावरणवाद और पारिस्थितिकीवाद के मध्य विभेद किया है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसका विश्वास है कि अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर सापेक्षवाद के रूप में स्वायत्तता होती है? सापेक्षिक रूप से स्वायत्त है, तो ये कहा गया था ग्रामसी द्वारा, पोलांज द्वारा और माओ जेडोंग के द्वारा। ग्रामसी, निकोल, पोलांज और माओ जेडोंग ने विश्वास जताया कि अधिसंरचना अपेक्षित रूप से स्वायत्त होती हैं। अधिसंरचना के अंतर्गत राज्य सरकार, कानून, शिक्षा, धर्म, कलाएं, संस्कृति, प्रथाएं आती हैं। ग्रामसी कहते हैं कि नागरिक समाज राज्य के पीछे खड़ी किले एवं मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली है। नेक्स्ट आती हैं
मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए। इस पुस्तक में द्वि नैतिकता को स्थापित किया गया है, सही हो जाएगा। और यह पुस्तक एक नागरिक सेना के पक्ष में बात करती है, तो ये भी सही हो जाएगा, बी और डी सही हैं। मैकियावेली ने 1513 में द प्रिंस लिखी थी। राजनीतिक विचारों के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्रिंस में सशक्त निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया गया है। इस पुस्तक में द्वि नैतिकता, व्यक्तिगत नैतिकता और जन नैतिकता को स्थापित किया गया है। मैकियावेली इस पुस्तक में नागरिक सेना के पक्ष में बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं जॉन लॉक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। जॉन लॉक में सही है कि ये अनुभववाद के समर्थक थे, सही हो जाएगा। इन्होंने मानव समाज से संबंधित सरोकार पर निबंध लिखा है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, वे सीमित या लिमिटेड राज्य में विश्वास करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा, ए बी सी सही है। जॉन लॉक को अनुवादवाद का पिता माना जाता है। अनुभववाद के अनुसार मानव का समस्त ज्ञान अनुभव पर आधारित है, जो उन्हें 5 जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। जॉन लॉक ने मानव समझ से संबंधित सरोकारों पर निबंध लिखा है। एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 6087 है। लॉक सीमित राज्य में विश्वास करते हैं। वे कहते हैं कि समझौते द्वारा जिस राज्य का निर्माण होगा उसे केवल 3 प्राकृतिक अधिकार सौंपे जाएंगे: कानून की व्याख्या, कानून का क्रियान्वयन और तीसरा उल्लंघनकारी को दंड। जॉन लॉक सीमित संप्रभुता के समर्थक हैं। नेक्स्ट आते हैं टैगोर के दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है, बताइए। टैगोर सच्ची स्वतंत्रता के प्रतिपादक हैं, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, टैगोर शाश्वत सत्य के अन्वेषक माने जाते हैं, तो ये भी सही है। टैगोर ना विविधता में सृजनात्मक एकता को प्रोत्साहित करते हैं, ये भी सही है, ए बी सी सही हो जाएंगे। टैगोर ने व्यक्तियों की सृजनात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया है, जो उनके आत्म साक्षात्कार में निहित है। वास्तविक स्वतंत्रतापूर्ण जागरण एवं पूर्ण स्व अभिव्यक्ति का रूप है। टैगोर ने आक्रामक राष्ट्रवाद की आलोचना की। उनका मानना है कि उग्र राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और युद्धों का बढ़ावा देता है। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है सृजनात्मक एकता। 1925 के अंतर्गत टैगोर ने विविधता में सृजनात्मक एकता को प्रोत्साहित किया है। टैगोर शाश्वत सत्य के अन्वेषक बन गए हैं। नेक्स्ट है कौटिल्य के अनुसार दंड नीति के उद्देश्य कौन से होते हैं, तो कौटिल्य के अनुसार दंड नीति है अनार्जित का अधिग्रहण, अर्जित का प्रस्तुतिकरण, राज्य के भीतर कानून एवं व्याख्या का प्रबंधन इसके अंतर्गत नहीं आता, संरक्षित का संवर्धन आता है और संवर्धित का उचित वितरण आता है। कौटिल्य ने दंड नीति के 4 उद्देश्यों की पहचान की है। पहला, अप्राप्त का अधिग्रहण, अर्थात जो अभी तक प्राप्त नहीं हो सका उसे प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। दूसरा, प्राप्त का संरक्षण, जो धन संपदा प्राप्त है उसका संरक्षण किया जाए। तीसरा, संरक्षण का संवर्धन, जो कुछ प्राप्त है उसमें वृद्धि की जाए। और चौथा है संवर्धित का उचित वितरण, जो कुछ प्राप्त किया है उसका समाज में उचित बंटवारा कैसे किया जाए। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से राजनीतिक प्रणालियों के कार्य कौन से होते हैं। जो राजनीतिक प्रणालियां हैं उनके कार्य हैं सामाजिक, जो राजनीतिक सामाजिकरण है। दूसरा, राजनीतिक भर्ती। आमंड ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया कृति में आमंड ने निवेश एवं निर्गत प्रकार का प्रयोग किया है। राजनीतिक प्रणाली में 4 प्रकार के निवेशकार होते हैं। पहला, राजनीतिक सामाजिकरण और भर्ती। दूसरा, हित का स्पष्टीकरण। तीसरा, हित सामूहिकरण और चौथा होता है राजनीतिक संचार। आमंड ने राजनीतिक प्रणाली में 3 प्रकार के निर्गत कार्यों की बात की है। पहला, नियम निर्माण, नियम का प्रयोग और नियम निर्धारण। निम्नलिखित में से कौन से कारक राजनीतिक व्यवस्था के क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो ये हो जाएंगे तीव्र वर्ग विभाजन, जनता को एकजुट करने में बुद्धिजीवियों की भूमिका और अभिवृद्धि की तीव्र इच्छा। सामाजिक असंतुलन इसमें हो जाएगा।
शक्ति की तीव्र इच्छा नहीं होती और अभिव्यक्ति की तीव्र इच्छा इसके अंतर्गत नहीं आती। राजनीतिक व्यवस्था में क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने में निम्नलिखित कारक उत्तरदायी होते हैं। जनता में तीव्र वर्ग विभाजन। जब जनता कई वर्गों में विभाजित हो जाती है, कभी आर्थिक आधार पर, कभी सामाजिक आधार पर, यहाँ तक कि जातिगत आधार पर, तब समाज में वंचित वर्ग क्रांति का कदम उठाता है। कभी कभी बुद्धिजीवियों द्वारा प्रचलित शासन व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति हेतु जनता को एकजुट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में सही है, बताइए। तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास शक्तियाँ होती हैं। जब स्पीकर को उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तो वह अध्यक्षता नहीं करता, बी सही हो जाएगा। और स्पीकर के पद से हटाए जाने के किसी भी मामले में वह सदन में मतदान कर सकता है, तो ये भी सही हो जाएगा, बी और सी सही हो जाएंगे। जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन, अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा किंतु उसे लोकसभा में बोलने की, उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का अधिकार होगा, परंतु मतों के बराबर होने की दशा में वह मत देने का अधिकार नहीं होगा। जब लोकसभा विघटित हो जाती है तो अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए। पहला है, बेरुवाली मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, सही हो जाएगा। दूसरा, केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है, ये भी सही हो जाएगा, ए और बी सही हैं। बेरुवाली यूनियन केस 1960 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार बेरुवाली संघ मामले में प्रस्तावना संविधान में कई प्रावधानों के पीछे सामान्य उद्देश्यों को दर्शाती है और इस प्रकार संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है। केशवानंद भारती मामला 1973, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि उद्देशिका संविधान के एक अभिन्न अंग है। इसी वाद के द्वारा संविधान की उस मूल संरचना का निर्धारण किया गया था जिसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। 1995 में केंद्र सरकार बनाम LIC ऑफ इंडिया के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर माना था कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, लेकिन यह न्याय योग्य नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, वैश्वीकरण को निम्नलिखित में से कौन मजबूती प्रदान करता है। वैश्वीकरण को मजबूती प्रदान करता है, राष्ट्र के बीच वस्तु एवं सेवाओं के मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण विकासशील विश्व की बाजार अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। देश के मध्य सामाजिक आर्थिक अंतःक्रिया को भी बढ़ावा देता है, ABC सही हो जाएंगे। वैश्वीकरण के द्वारा पूरे विश्व एक वैश्विक गांव की तरह बन गया है। इसके द्वारा राष्ट्रों के बीच वस्तु सेवाओं के मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिलता है। इसके द्वारा विश्व की बाजार अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। एक देश दूसरे देश के सांस्कृतिक एवं मानवीय क्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। इसके द्वारा धन निर्धन देशों के बीच विषमता में कमी आती है। यह देश के सामाजिक आर्थिक अंतःक्रियाओं को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक पंथ के पास इस बात का अधिकार है कि वह धार्मिक एवं पूर्व जो चैरिटेबल उद्देश्य होते हैं उनके हेतु संस्थाओं की स्थापना करना, उनकी देखभाल करना, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, अपने धर्म के विषय से संबंधित कार्यों का प्रबंध करना, ये इसके अंतर्गत नहीं आता, बल्कि चल संपत्ति का स्वामित्व एवं उसे अर्जित कर सकता है, सामाजिक मामलों का प्रबंध कर सकता है और अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं उसे अर्जित करना भी इसके अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग का निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं। धार्मिक या मूर्त प्रयोजन के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार होता है। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त चल
अचल संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व का अधिकार, ऐसी संपत्ति कानून के अनुसार प्रशासन करने का भी अधिकार होता है। अनुच्छेद 26 भी सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है। नेक्स्ट आते हैं प्रशासन के क्लासिकल या शास्त्रीय सिद्धांतों के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसने विवेक परक एवं यहाँ तक कि उत्पादन अभिप्रेरक में ध्यान देने योग्य भूमिका का निर्वहन किया है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, इसने प्रशासन में अवधारणाओं के एक समूह को सूत्रबद्ध किया है, तो ये भी सही है। तीसरा, यह इस विचार को प्रतिपादित करने वाले प्रथम सिद्धांत था कि प्रशासन एक पृथक गतिविधि है, तो ये भी सही हो जाएगा। प्रशासन के क्लासिकल या शास्त्रीय सिद्धांत के समर्थक हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक और उर्विक हैं। इस सिद्धांत की निम्न विशेषताएं हैं। इसमें विवेकपरक यहाँ तक कि उत्पादन अभिप्रेरक में ध्यान देने योग्य भूमिका का निर्वहन किया गया है। यह इस विचार को प्रतिपादित करने वाले प्रथम सिद्धांत था कि प्रशासन एक पृथक गतिविधि है। इसने प्रशासन में अवधारणाओं के एक समूह या समुच्चय को सूत्रबद्ध किया है। इसे शास्त्रीय नाम से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि संगठन के क्रमबद्ध विश्लेषण पर आधारित यह सर्वप्रथम सिद्धांत है। दूसरा, इसका प्रशासनिक सिद्धांतों के क्षेत्र में वर्चस्व है। तीसरा, प्रशासनिक साहित्य में सर्वथा स्थापित एवं सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत है। नेक्स्ट है फेरल हैडी के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन निम्नलिखित में से किन मुद्दे से संबंधित है? तो यह सिद्धांत की खोज से संबंधित है, व्यवहारिक अनुप्रयोग से का आग्रह से संबंधित है, तुलनात्मक राजनीति की सीमा क्षेत्र के योगदान से संबंधित है और लोक प्रशासन में विद्यमान समस्याओं के तुलनात्मक विश्लेषण से संबंधित है। फेरल हैडी के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित है: सिद्धांत की खोज करना, दूसरा लोक प्रशासन में विद्यमान समस्याओं का तुलनात्मक विश्लेषण करना, तुलनात्मक राजनीति की सीमा क्षेत्र का योगदान और व्यवहारिक अनुप्रयोग का आग्रह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जनहित याचिका PIL के बारे में कौन सा सही नहीं है, बताइए। पहला, केवल पंजीकृत नागरिक समाज संगठन PIL दाखिल या फाइल कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। PIL अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जाती है, सही है। PIL अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में दाखिल की जाती है, ये भी सही हो जाएगा। जबकि PIL को दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट शुल्क नहीं लगाया जाता, ये गलत हो जाएगा। जनहित याचिका का अर्थ है जनहित की सुरक्षा के लिए कानून की अदालत में दायर मुकदमेबाजी, जैसे प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधी खतरे आदि किसी भी मामला जहां बड़े पैमाने पर जनता के हित प्रभावित होते हैं हो सकता है। जनहित याचिका कोई भी नागरिक दायर कर सकता है, वह शर्त मामला सार्वजनिक हो, ना कि व्यक्तिगत। PIL भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में दायर की जाती है। PIL को दायर करने के लिए कोर्ट शुल्क लगाता है। नेक्स्ट है वर्ष 2019 में RTI अधिनियम में किए गए संशोधन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो यह 5 वर्षों की निश्चित अवधि में अब तक आयुक्तों का पद सरकार की इच्छा या कृपा पर निर्भर करेगा, ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा है कि जब आयुक्त के वेतन भत्ते भी सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो ये भी सही है। ए और सी सही हो जाएगा। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मुख्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु संशोधन के तहत इसे परिवर्तित करने का प्रावधान किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। दिए विधेयक के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते और रोजगार की शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा ही तय की जाएंगी। नेक्स्ट है भारत विदेश नीति के मूल कौन से होते हैं? जो मूल होते हैं उसके अंतर्गत आता है आदर्शवाद और यथार्थवाद का सम्मिश्रण होता है, सहिष्णुता का मूल्य होता है, साम्राज्य विरोधी और
औपनिवेशवाद विरोधी भी होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति के 3 प्रमुख आधार स्तंभ बताए हैं: शांति, मित्रता और समानता। भारतीय विदेश नीति के मूल्य हैं: गुटनिरपेक्षता का प्रोत्साहन, आदर्शवाद, यथार्थवाद का मिश्रण, औपनिवेशवाद के विरोध, जाति भेद, रंग भेद, साम्राज्यवाद का विरोध, विश्व शांति को बनाए रखना, विवादों की मध्यस्थता एवं पंच द्वारा निपटारा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा प्राथमिक उद्देश्य होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत युद्ध की विशेषताएं नहीं है? तो शीत युद्ध में आती हैं परमाणु हथियारों की होड़ थी और प्रोपेगेंडा युद्ध था। इसमें गुटनिरपेक्ष देशों के विरुद्ध आर्थिक नाकाबंदी नहीं आती और तीसरे विश्व के देश और उनके प्रत्यक्ष रूप में सम्मिलित, ये दोनों नहीं आते। सी और डी नहीं आता। शीत युद्ध एक प्रकार के प्रोपेगेंडा युद्ध है जिसे कोई भी देश युद्ध के मैदान में युद्ध नहीं करता। जब 2 देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनी रही लेकिन युद्ध ना तो हो, ऐसी स्थिति को ही शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध शब्द बर्नार्ड बरूच ने दिया था। यह अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आई, जब पूरा विश्व 2 विदेशी जो विरोधी ध्रुव हैं उसमें बट गया था गुटों में। दोनों गुटों के मध्य परमाणु हथियारों की होड़ लग गई थी और एक दूसरे के ऊपर परमाणु हमले की धमकी दी जाने लगी थी। कथन कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय वातावरण पर सोवियत संघ के साथ अमेरिकी संबंधों का प्रभुत्व बढ़ा, जिसका शीत युद्ध के लक्षण के रूप में वर्णन किया जाता है। तो पहला सही हो जाएगा। कारण कहता है कि शीत युद्ध ने न केवल अमेरिकी सोवियत संघ के मित्र राष्ट्रों बल्कि अन्य गुटनिरपेक्ष देशों के साथ अमेरिका और उनके मित्रों के संबंधों को भी रंग रंजित किया था। तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति 2 ध्रुवों में विभाजित हो गई थी। एक तरफ साम्यवादी गुट का नेतृत्व करता सोवियत संघ और दूसरी तरफ पूंजीवाद का नेतृत्व करता संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में प्रभुत्व रहा। इस दौर को शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती है। शीत युद्ध न केवल अमेरिका सोवियत संघ के साथ अमेरिका से संबद्ध देशों एवं सोवियत संघ के मित्र राष्ट्रों बल्कि अन्य गुटनिरपेक्ष देशों के साथ अमेरिका और उनके मित्रों के संबंधों को भी रंग रंजित करता है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही हो जाएंगे और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताइए। पहला कथन कहता है कि हमारे समय में इतिहास वह है जो कि दस्तावेजों को स्मारकों में रूपांतरित करता है। तो पहला सही हो जाएगा। कथन कहता सही है और कारण कहता है कि ज्ञान का पुरातत्व विज्ञान स्मारकों के अंतर्भूत वर्णन की खोज करता है। तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों ही सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारे समय में इतिहास वह है जो कि दस्तावेजों को स्मारकों में रूपांतरित करता है, क्योंकि ज्ञान का पुरातत्व विज्ञान स्मारकों के अंतर्गत वर्णन की खोज करता है। वर्तमान में इतिहास दस्तावेजों में लिखित तथ्यों को उसके वास्तविक रूप में वर्णित करता है। उपरोक्त कथन कारण दोनों सही हैं और कारण सही कथन की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है कथन कारण। फिर से कथन कहता है कि पूंजीवाद के आंतरिक विरोधाभास पूंजीवाद को समाप्त कर देते हैं। तो पहला सही हो जाएगा। कारण कहता है कि अधिशेष मूल का शोषण संदोहन पूंजीवाद का सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये भी सही हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। पूंजीवाद के आंतरिक विरोधाभास पूंजीवाद को समाप्त कर देंगे। कार्ल मार्क्स पूंजीवाद को मानव इतिहास की ऐसी स्थिति मानता है जो कि पिछली स्थितियों के अंतर्विरोध से पनपी है। पूंजीवाद के भी अपने अंतर्विरोध हैं। इस ऐतिहासिक चरण में वर्ग संघर्ष सबसे तीव्र होता है, क्योंकि उत्पादन के साधन कुछ ही हाथों में संकेंद्रित होते हैं। अधिशेष मूल का शोषण पूंजीवाद का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अधिशेष मूल वह होता है श्रमिक जो पैदा करता है तथा वास्तव में जो प्राप्त होता है उसका ही अंतर अधिशेष मूल कहलाता है। इस मूल्य को पूंजीपति लाभ के रूप में हड़प जाते हैं, क्योंकि इसके पास उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताइए। कथन कहता है कि आर्थिक रूप से सर्वोदय व्यवस्था की रूपरेखा देश में एक संतुलित एवं सामरिक आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करेगी। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, जयप्रकाश लोगों के आर्थिक जीवन में
कृषिगत क्रियाकलापों को प्रथम स्थान प्रदान करना चाहते थे। ये भी सही है, दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। देश की आज़ादी के बाद जेपी विनोबा भावे, दादा धर्माधिकारी आदि की तहत सर्वोदयी हो गए थे। 1954 में इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले सर्वोदय आंदोलन को जीवन दान दे दिया था। आर्थिक रूप से सर्वोदय व्यवस्था देश में संतुलित एवं समता आधारित आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की गई। चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः जयप्रकाश ने कृषि को सर्वोच्च स्थान दिया। जेपी ने कृषि जोत के व्यक्तिगत स्वामित्व की वजह पूरे गांव की सामूहिक स्वामित्व के अंतर्गत सामूहिक एवं सहकारी खेती का सुझाव दिया। गांधी जी के प्रभाव के कारण ही ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का समर्थन किया गया। नेक्स्ट आते हैं, कथन कारण बताइए फिर से। पहला कथन कहता है कि राजनीतिक संस्कृति राजनीति के बारे में विश्वासों अनुभवों का एक समुच्चय है, जैसा कि लोगों के मौखिक एवं अमौखिक व्यवहार में सम्मिलित है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा कथन कहता है कि राजनीतिक संस्कृति के प्रतीकात्मक एवं रूपात्मक प्रतिमान इस बात के द्योतक हैं कि उतनी ही राजनीतिक संस्कृतियों को हो सकती हैं जितनी कि राजनीतिक प्रणालियों में राजनीतिक विश्वास की गतिशीलता है। दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। राजनीतिक संस्कृति राजनीति के बारे में विश्वासों अनुभवों का एक समुच्चय है, जैसा कि लोगों के मौखिक अमौखिक व्यवहार में सम्मिलित है। राजनीतिक संस्कृति के प्रतीकात्मक एवं रूपात्मक प्रतिमान इस बात के द्योतक हैं कि उतने ही राजनीतिक संस्कृतियां हो सकती हैं जितनी कि राजनीतिक प्रणालियों में राजनीतिक विकास की गतिशीलता होती है। कथन कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। पहला कथन कहता है कि रॉबर्ट डहल ने लोक प्रशासन में अंतः सांस्कृतिक अध्ययन का सुझाव दिया है, तो पहला सही हो जाएगा। कारण कहता है कि इनका मानना है कि लोक प्रशासन राजनीतिक सांस्कृतिक और पर्यावरणीय अवधारणाओं के प्रभाव उसमें यह विकसित होता है उससे बच सकते हैं, तो पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। रॉबर्ट डहल ने लोक प्रशासन अंतर सांस्कृतिक अध्ययन का सुझाव दिया है। डहल मानते हैं कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होगा उसे ज्ञान बनाने का दावा नहीं किया जा सकता है, आधारहीन ही होगा। नेक्स्ट आते हैं। पहला कथन कहता है कि अधिकार अनिवार्य रूप से व्यक्तियों और राज्यों के मध्य परस्पर विरोधी दावों संबंधी क्षेत्र से संबंधित होते हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत अधिकारों का सिद्धांत तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को कुछ अधिकार ना दिए जाएं, तो ये भी सही है। दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। अधिकार अनिवार्य रूप से व्यक्तियों और राज्यों के मध्य परस्पर विरोधी दावा संबंधी क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। कोई भी राजनीतिक सिद्धांत अधिकारों का सिद्धांत तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को कुछ अधिकार ना दिए गए हों। बिना अधिकारों के व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। यदि राज्य इन अधिकारों का हनन करता है तो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं, कथन बताइए। पहला कथन कहता है कि वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन की समस्या आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं जनसंख्या सघनताओं के बिना अस्तित्ववान नहीं हो सकती, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करना कठिन है क्योंकि इसमें अंतरा और अंतर पीढ़ीगत दोनों प्रकार की सामूहिक क्रियाएं जन समस्याएं सम्मिलित होती हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं। वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन की समस्याएं आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं बढ़ती जनसंख्या के बिना अस्तित्ववान नहीं हो सकती। लोगों की भौतिकवादी सोच ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों के हनन का परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करने में महती भूमिका निभा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करना कठिन है क्योंकि हमें अंतरा एवं अंतर पीढ़ीगत दोनों प्रकार की सामूहिक क्रियाएं जन समस्याएं सम्मिलित होती हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु सतत विकास की अवधारणा लाई गई है। सतत विकास का अर्थ भावी पीढ़ी के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं
से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कथन बताइए। पहला कथन कहता है कि नेहरू ने समाज की समाजवादी प्रतिरूपों का समर्थन किया है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, नेहरू के नागरिक स्वतंत्रताओं के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें सर्वहारा की तानाशाही के विचार को भी स्वीकार करने से रोका, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों कथन सत्य हैं। नेहरू ने समाज में समाजवादी प्रतिरूप का समर्थन किया। वे लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति पूर्णतः समर्थित थे। यद्यपि नेहरू ने किसी भी समाजवादी संगठन की समस्या ग्रहण नहीं की है, ना ही उन्होंने कभी किसी समाजवादी आंदोलन में भाग लिया है। उन्होंने कहा, समाजवाद लोकतंत्र का अनिवार्य परिणाम है। आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीति में लोकतंत्र निरर्थक है, अर्थात राजनीतिक लोकतंत्र ही समाजवाद का माध्यम बन सकता है। नेहरू नागरिकों की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध थे, इसलिए इन्होंने सर्वहारा को तानाशाही के विचार को स्वीकार नहीं किया है। नेक्स्ट है कथन बताइए। पहला कथन कहता है कि दलीय प्रणाली राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ने का एक साधारण साधन प्रदान करती है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, दलीय प्रणाली का एक उद्देश्य पारस्परिक अभिजात वर्ग को नए अभिजात वर्ग में प्रतिस्थापित करना है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं। दलीय प्रणाली राजनीतिक लड़ाई लड़ने के साधन प्रदान करती है। सामान्यतः द्विदलीय प्रणाली में अपने अपने राजनीतिक मुद्दों पर चुनाव लड़ता है। दलीय प्रणाली का एक उद्देश्य पारस्परिक जो अभिजात वर्ग है उनको नए अभिजात वर्गों में चुनाव के माध्यम से प्रतिस्थापित करना है। नेक्स्ट आते हैं कथन बताइए। पहला कथन कहता है, निर्गम मतानुमान एग्जिट पोल चुनाव के बाद होने वाले मतानुमान हैं, जिसे तब संपादित किया जाता है जब मतदाता अपने मतदान के बाद बाहर आते हैं, तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, मत सर्वेक्षण ओपिनियन पोल शोध सर्वेक्षण का वह प्रकार है जिसे चुनाव के बाद जनमत का पता लगाने हेतु संचालित किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। निर्गम मतानुमान एग्जिट पोल की तरह किए गए सर्वेक्षण में मतदान के दिन मतदान में डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसे यह पूछा जाता है कि उसे किस प्रत्याशी और किस दल के पक्ष में अपना मतदान किया है। इस आधार पर जो नतीजे निकलते हैं उन्हें एग्जिट पोल कहा जाता है। एग्जिट पोल को मतदान उपरांत ही दिखाया या प्रदर्शित किया जाता है। मत सर्वेक्षण ओपिनियन पोल के तहत मतदान से पहले ही सर्वेक्षण किया जाता है। इस सर्वेक्षण में लोगों से यह पूछा जाता है कि वह किस पार्टी या किस दल का समर्थन करते हैं। इसके आधार पर एकत्रित डाटा को ही ओपिनियन पोल कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं नीचे दिए गए हैं भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कथन बताइए। पहला कथन कहता है कि वह 5 वर्ष की अवधि के लिए अपने पद पर बना रहता है, किंतु पदावधि की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारियों के पद ग्रहण करने तक वह अपने पद पर रह सकता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, संविधान में इस बात पर मौन है कि उपराष्ट्रपति का पदावधि समाप्त होने के पूर्व यदि वह पद खाली हो जाता है तो उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा, तो ये भी सही है। उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्षों तक होती है। हालांकि वह अपने पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण हटाने भी जा सकता है। उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है। जब वह उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करे, वह उस पद का पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है। वह इस पद पर कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। संविधान इस बात पर मौन है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के पूर्व यदि वह पद खाली हो जाता है तो उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताइए। पहला कथन कहता है कि नीति पॉलिसी एजेंडा कार्यसूची उन सभी राजनीतिक मामलों का योग होता है जिन्हें लोगों अर्थात समूहों द्वारा नीति एजेंडा में लाए जाने के लिए प्रयास किया जाता है, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि नीति एजेंडा उन
मांगों से बना होता है जिन पर विचार करने हेतु नीति निर्माता सहमत होते हैं। तो ये सही हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही है। नीति, पॉलिसी, एजेंडा में सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मांगों का योग होता है, ना कि सिर्फ राजनीतिक मांगों का, जिसे लोग या समूहों द्वारा नीति एजेंडा में लाए जाने के लिए प्रयास किया गया हो। नीति जनता के हित के समर्थन में बनाई जाती है। नीति, पॉलिसी उन मांगों से बना होता है जिन पर विचार करने हेतु नीति निर्माता सहमत होते हैं। नेक्स्ट है कथन, कहता है कि IMF और IBRD दोनों मुख्यालय वॉशिंगटन में है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, भारत IMF में मत हिस्सा 10% है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। वर्ष 1944 में अमेरिका में हैम्पशायर नामक राज्य में ब्रिटेन हाउस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विकास और IBRD पुनर्संरचना की स्थापना का आधार रखा गया। IMF और IBRD दोनों के मुख्यालय वॉशिंगटन में है। भारत का IMF में मत हिस्सा 2.75% है, जबकि चीन, अमेरिका के क्रमशः 6.4% और 17.43% हिस्सा है। पहला है पुस्तकें और लेखक बताइए। पहले दिए गए हैं बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, हन्ना अरेंट का है। नेक्स्ट आते हैं विको एंड हार्डेड, टू स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़, ये आइजिया बर्लिन की पुस्तक है। नेक्स्ट आते हैं द वॉइस ऑफ लिबरल लर्निंग, इनका संबंध है माइकल ऑक्सफोर्ड से। और द टेरेनी ऑफ मेरिट का संबंध है माइकल जी सैंडेल से। पुस्तकें और लेखक। बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर का संबंध है हन्ना अरेंट से। विको एंड हार्डर, टू स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ का संबंध है आइजिया बर्लिन से। द वॉइस ऑफ लिबरल लर्निंग का संबंध है माइकल ऑक्सफोर्ड से। और द टेरेनी ऑफ मेरिट का संबंध है माइकल जी सैंडेल से। नेक्स्ट आते हैं अवधारणा और उनके चिंतक बताइए। पहले आते हैं सद्गुण ही ज्ञान है, ये कहते हैं प्लेटो। सफलता ही सद्गुण है, ये कहते हैं मैकियावेली। ज्ञान ही शक्ति है, ये कहा गया है फूको के द्वारा। और शक्ति ही अभिप्रेत प्रभावों का उत्पादन है, ये कहा गया है रसेल के द्वारा। सद्गुण ही ज्ञान है, ये प्लेटो ने कहा है। सफलता ही सद्गुण है, ये मैकियावेली कहते हैं। ज्ञान ही शक्ति है, ये फूको कहते हैं। शक्ति ही अभिप्रेत प्रभावों का उत्पादन है, ये रसेल ने कहा है। नेक्स्ट आते हैं घटनाएं और उनके वर्ष बताइए। पहले आता है सूरत विभाजन। सूरत विभाजन का संबंध है 1907 से। सूरत विभाजन 1907। भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध है 1942। असहयोग आंदोलन का संबंध है 1919-1921। और महाड़ सत्याग्रह का संबंध है 1927। पहले आते हैं सूरत विभाजन 1907, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन 1919-1921 और महाड़ सत्याग्रह 1927। नेक्स्ट आते हैं पुस्तकें और उनके लेखक बताइए। देखो पहले दिए गए हैं पॉलिटिकल चेंज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का संबंध है जॉन एच कॉन्टेस्की से। नेक्स्ट आते हैं नेशनलिज्म एंड कम्युनिज्म पॉलिटिकल डेवलपमेंट का संबंध है CH डार्ट से। द पॉलिटिक्स एंड मॉडर्नाइजेशन का संबंध है डेविड E एप्टर से। और ट्रेडिशन चेंज एंड मॉडर्निटी का संबंध है SN आइजेनस्टाइन से। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अनुसूची और उनका विवरण बताइए। पहले आती है अनुसूची, चौथी अनुसूची। इसमें दिया गया है
राज्यसभा हेतु सीटों का आवंटन किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान है। 7वीं अनुसूची कहती है केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे से। और जो 6वीं अनुसूची है इसमें जो कुछ जनजाति राज्य हैं उनके प्रशासन के बारे में बात की गई है। 4थी अनुसूची बात करती है राज्यसभा हेतु सीटों के आवंटन से। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 7वीं अनुसूची केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। और 6वीं अनुसूची कुछ राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट आती हैं क्षेत्रीय राजनीतिक दल और उनके संपादक नेता बताइए। पहले आते हैं DMK का संबंध किससे है। जो DMK हैं इनका संबंध है अन्नादुरई से, CN अन्नादुरई। नेक्स्ट आते हैं AIDMK का संबंध है रामचंद्रन से। नेक्स्ट आते हैं TDP का संबंध किससे है। जो TDP है इनका संबंध है NT रामाराव से। और PDP का संबंध है मुफ्ती मोहम्मद सईद से। क्षेत्रीय राजनीतिक दल और उनके संस्थापक। पहले आते हैं DMK का संबंध है CN अन्नादुरई से। AIDMK का संबंध है MG रामचंद्रन से। TDP का संबंध है NT रामाराव से। और PDP का संबंध है मुफ्ती मोहम्मद सईद से। नेक्स्ट आते हैं फिर से अवधारणा और उनके चिंतक बताने हैं। चलिए हम इनके आंसर को देखते हैं। यहाँ पहले आते हैं आज्ञा पालन और स्वीकार्यता के मध्य विभेद। ये दिया गया है चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा। आर्थिक कार्यों में लगा व्यक्ति प्रशासनिक व्यक्ति के मध्य विभेद। ये H साइमन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं करिश्माई नेता और विधिक तार्किक प्राधिकार के मध्य विभेद। ये मैक्स वेबर ने दिया है। और प्रबंधक के सिद्धांत एवं तंत्र के मध्य विभेद ये दिया गया है FW टेलर ने। आज्ञा पालन और स्वीकार्यता के मध्य विभेद चेस्टर बर्नार्ड का है। आर्थिक कार्यों में लगे व्यक्ति और प्रशासनिक व्यक्तियों के मध्य विभेद ये H साइमन ने कहा है। करिश्माई नेता और विधिक तार्किक प्राधिकार के मध्य विभेद मैक्स वेबर ने कहा है। और प्रबंध के सिद्धांत एवं तंत्र के मध्य विभेद FW टेलर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं फिर से सूची 1 को 2 से मिलानी है। योजनाएं और उनके मंत्रालय बताने। पहले आते हैं उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है। जो उज्ज्वला योजना है ये महिलाओं से संबंधित थी, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट आती है सौभाग्य योजना, इसका संबंध है ऊर्जा मंत्रालय से। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना, ये वित्त मंत्रालय स्टार्ट करेगा। और नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसका संबंध है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से। उज्ज्वला योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से, सौभाग्य योजना ऊर्जा मंत्रालय, अटल पेंशन योजना वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। यहाँ देखते हैं राष्ट्रीय जो मिशन हैं कुछ और उनकी समय प्रधानमंत्री। पहले आते हैं हमारे श्रीलंका में भारतीय शांति स्थापना बल राजीव गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था। शिमला समझौता इंदिरा गांधी ने किया था। लाहौर घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये नरेंद्र मोदी जी से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। वर्ष और उनके सम्मेलन बताइए। पहले आते हैं 1955, ये वांडुक शिखर सम्मेलन से संबंधित है। बेलग्रेड ये शिखर सम्मेलन 1961 से संबंधित है। 1983 में हुआ था नई दिल्ली शिखर सम्मेलन और 1998 में हुआ था डरबन शिखर सम्मेलन। उन्नीस सौ 55 में वांडुक शिखर सम्मेलन, 1961 में बेलग्रेड शिखर सम्मेलन, 1983 में नई दिल्ली शिखर सम्मेलन और 1998 में डरबन शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित अवधारणाओं को उनके विकास के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आता है विधिक संप्रभुता, फिर आती है दूसरी राजनीतिक संप्रभुता, तीसरी लोकप्रिय संप्रभुता और चौथी आती है बहुल संप्रभुता का सिद्धांत।
अवधारणाओं के विकास का सही क्रम इस प्रकार है: विधिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता और आती है बहुल संप्रभुता के सिद्धांत। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के कालक्रम में सही ढंग से स्थापित कीजिए। सबसे पहले आते हैं द ह्यूमन कंडीशन, फिर उसके बाद आते हैं द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, फिर आती है आफ्टर वर्च्यू फोर्थ मतलब थर्ड, और फोर्थ आती है स्फीयर ऑफ जस्टिस। द ह्यूमन कंडीशन 1958 से संबंधित है, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1969 से संबंधित है, आफ्टर वर्च्यू का संबंध है 1981 से, और स्फीयर ऑफ जस्टिस का संबंध है 1983 से। नेक्स्ट आते हैं निम्नांकित संकल्पनाएं अवधारणाओं को उनकी आविर्भाव के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं राज्य का सप्तांग सिद्धांत, ये किसने दिया है? मनु के द्वारा दिया गया है। फिर आता है उग्र मानवतावाद सेकंड नंबर पर, थर्ड आता है सत्याग्रह, फिर सबसे बाद में आता है फोर्थ संपूर्ण क्रांति। राज्य के सप्तांग सिद्धांत को मनु के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। उग्र मानववाद का संबंध है एम एन रॉय से, सत्याग्रह गांधी जी ने दिया था, और संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की है। नेक्स्ट आते हैं संविधानवाद की निम्नलिखित विशेषताओं को उन कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए जैसा कि समय के साथ विकसित हुई हैं। तो सबसे पहले इसमें विकसित हुई थी कौन सी? राजनीतिक पृथकतावाद, फिर विधि की संहिताकरण, फिर संवैधानिक राजतंत्र, और फिर फोर्थ आता है नियंत्रण एवं संतुलन। संविधानवाद की विशेषताओं का सही कालक्रम इस प्रकार है: राजनीतिक पृथकतावाद, विधि की संहिताकरण, तीसरा है संवैधानिक राजतंत्र, और चौथा है नियंत्रण और संतुलन। नेक्स्ट आते हैं राज्य की नीति के निम्नलिखित निर्देश तत्वों को भारतीय संविधान में उल्लेख के अनुसार उनके अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले आते हैं महिला एवं पुरुषों को समान कार्य हेतु समान वेतन, फिर आते हैं निर्धन के लिए समान न्याय को बढ़ावा देने एवं मुफ्त विधिक सहायता सेकंड नंबर पर, थर्ड पर आती है सभी नागरिकों के लिए पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करना थर्ड नंबर पर, और फोर्थ पर आती है लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये 50 में आता है और ये सबसे लास्ट में है। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार हैं: पुरुष एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में है। निर्धन के लिए समान न्याय को बढ़ावा देने एवं मुफ्त में विधिक सहायता प्रदान करना, ये एक्ट 39 के में है। सभी नागरिकों के लिए पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करना अनुच्छेद 44, और लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित आंदोलन को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं चिपको आंदोलन, ये 1973 में हुआ था। फिर जल सत्याग्रह, ये तो सबसे लास्ट में हुआ था, अभी हुआ था। इपको आंदोलन ये 10 साल बाद 83 में हुआ था, 1983। जन लोकपाल अधिनियम जो है, नहीं अधिनियम आंदोलन है, जन लोकपाल जो आंदोलन है ये उनने किया था ना अन्ना हजारे ने 2011 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में। तो सबसे पहले आते हैं हमारा चिपको आंदोलन, उसके बाद आते हैं इपको आंदोलन 1983, फिर आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, फिर जन लोकपाल आंदोलन 2011, और फिर सब लास्ट में आता है जल सत्याग्रह। तो चिपको आंदोलन 1973, इक्को आंदोलन 1983, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, जन लोकपाल अधिनियम 2011, और उसके बाद आता है जल सत्याग्रह सबसे बाद में। नेक्स्ट आते हैं एल्टन मेयो के निम्नलिखित प्रयोगों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। एल्टन मेयो ने दिया है, सबसे पहले आता है एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले इन्होंने किया था। दूसरे नंबर पर इन्होंने किया था रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट सेकंड नंबर पर। थर्ड में इन्होंने किया था मास इंटरव्यू प्रोग्राम, और फोर्थ में बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट।
एल्टन मियो के प्रयोग का सही कालक्रम है एल्यूमिनेशन एक्सपीरियंस 1924 से 1927, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट 1927 से 1928, मार्श इंटरव्यू प्रोग्राम 1928 से 1931 और बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट 1931 से 1932। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा उठाए गए निम्नलिखित भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए भारत सरकार के द्वारा उठाए गए भ्रष्टाचार विरोधी कदम का सही क्रम इस प्रकार है। पहले आता है बेनामी समव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम 1988, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCAC का अनुसमर्थन 2005, कालाधन अज्ञात विदेशी आय या संपत्ति पर कर अधिनियम 2015। नेक्स्ट आते हैं भारत वायुसेना द्वारा किए गए संयुक्त अभ्यासों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन कौन से आते हैं? पहला आता है इंद्रधनुष 4, फिर आता है डेजर्ट ईगल 2nd, फिर टेबल टॉप, फिर आती है संवेदना। भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त अभ्यासों का सही क्रम है इंद्रधनुष 4 2015 में, डेजर्ट ईगल 2nd 2016 में, टेबल टॉप 2017 में और संवेदना 2018 में। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले आते हैं डरबन दक्षिण अफ्रीका का, फिर दूसरा आता है उफ़ा रूस, तीसरे का संबंध है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका से और फोर्थ आते हैं बीजिंग वर्चुअल समिट 4th। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को आयोजन करने का क्रम इस प्रकार है डरबन दक्षिण अफ्रीका 2013, उफ़ा रूसा 2015, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 2018, बीजिंग वर्चुअल समिट 2022। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और उनके उत्तर दीजिए। पहले आते हैं हमारा गद्यांश। अधिनायकवाद को अत्यधिक संकेंद्रित केंद्र शक्ति से चित्रित किया जाता है। इसे राजनीतिक दमन या राजनीतिक चुनौती के बहिष्कार के माध्यम से बनाए रखा जाता है। इसमें शासन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक दल और जन संगठनों का उपयोग करते हुए जनता को लामबंद किया जाता है। अधिनायकवाद में सत्ता के प्रति कोई भी प्रश्न किए बिना आज्ञा पालन की अपेक्षा इस विश्वास के साथ की जाती है कि वह सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने और अस्त व्यस्तता की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। उसकी रूपात्मक विभिन्नताओं के वर्णन के लिए अनेक प्रारूप विकसित किए गए हैं। दल, नेता, सैन्य प्रशासन के आधार पर शासन व्यवस्थाएं प्रकृति में निरंकुश और अल्पतंत्रीय हो सकती हैं। अधिनायकवादी सरकारों में प्रायः नेताओं के स्वतंत्र एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव और दोनों का अभाव होता है। वे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी नागरिक स्वतंत्रताओं पर भी नियंत्रण रखते हैं। सत्तावादी राज्य नामिक रूप से लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे कि राजनीतिक दल, संसद और चुनाव को सम्मिलित कर सकते हैं ताकि कपटपूर्ण और अप्रतिस्पर्धात्मक तरीकों से चुनाव के माध्यम से तानाशाही को वैध ठहराया जा सके। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अधिनायकवादी शासन की एक विशेषता नहीं है? तो यह नामिक रूप से लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, सही हो जाएगा। नेतृत्व का अप्रतिस्पर्धात्मक तरीके से चुनाव होता है, ये भी सही है। शासन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जनता को लामबंद करना, ये भी सही है। ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए जन संगठनों का प्रयोग करते हैं, ये गलत हो जाएगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए जन संगठन का प्रयोग करना अधिनायकवादी शासन की विशेषता नहीं है। अधिनायक तंत्र में सत्ता किसी भी संस्थाओं और व्यक्तियों में समाहित रहती है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए हैं कथन। कथन कहता है कि अधिनायकवाद में सत्ता के प्रति कोई भी प्रश्न किए बिना आज्ञा पालन की अपेक्षा की जाती है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, अधिनायकवादी सरकार में प्रायः नेताओं की स्वतंत्र एवं प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव का अभाव होता है, ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं। अधिनायकवाद शासन व्यवस्था में सत्ता के खिलाफ
कोई भी प्रश्न किए बिना उनके आज्ञाओं का पालन करने पर बल दिया जाता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में स्वतंत्र एवं प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव का अभाव होता है। अधिनायकवादी शासन व्यवस्था क्यों अपने राजनीतिक सत्ता की अविवेकी स्वायत्तता का आदेश देती है? यह राजनीतिक अस्त व्यस्तता की रोकथाम के लिए देती है। राजनीतिक अस्त व्यस्तता की रोकथाम के लिए अधिनायकवादी शासन व्यवस्था अपनी राजनीतिक सत्ता की अविवेकी स्वीकार्यता का आदेश देती है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किन पद्धतियों के माध्यम से अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाएं अपनी तानाशाही को वैध बनाती हैं? बनाती हैं कपटपूर्ण एवं अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से और संभव चुनौती हेतु अवसरों को रोकथाम के माध्यम से। अधिनायकवादी शासन व्यवस्था निम्न साधनों के द्वारा अपनी तानाशाही को वैध बनाती हैं: कपटपूर्ण और अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से, संभव चुनौतियों हेतु अवसरों की रोकथाम के माध्यम से। नेक्स्ट आते हैं, अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में नागरिक स्वतंत्रताओं की परिस्थिति क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है, उपयुक्त सभी गलत हैं। अधिनायकवादी सत्ता में नागरिक स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण रखा जाता है, उन्हें वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। अधिनायकवाद में सत्ता के प्रति कोई भी प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट दिए गए हैं, फिर से गद्यांश दिया गया है और उसके उत्तर देने हैं। लोक प्रशासन संक्रमण काल का विषय है। वास्तव में इसमें सदैव निरंतर गतिविधि होती रहती है, किंतु इसकी गतिविधियां सदैव एक ही रहती हैं। नौकरशाही की बाहरी औपचारिक और दृढ़ छवि के विपरीत अमेरिका, यूरोप और अन्यत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों में 1990 से ही दुर्गति से तीव्र संक्रमण हुआ है। पिछली सदी के दौरान लोक प्रशासन में संकट के अलावा अति सक्रिय वातावरण में भेदन के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। करीब 30 वर्ष पूर्व वाल्डो ने पाया कि इन चल रहे रूपांतरणों ने एक विज्ञान जो कि निर्माण की प्रक्रिया उसकी पहचान में संकट को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने काल ज्ञान के निकाय एवं व्यवसाय के रूप में लोक प्रशासन के अभिज्ञान और संघर्ष का भी संकेत मिलता है। लिन 1996 से ऐसा प्रतीत होता है कि आज 21वीं सदी के प्रारंभ में लोक प्रशासन का निर्माण अभी भी यह समूचे विश्व के अकादमिक सदस्यों और व्यवहारकर्ताओं के वाद विवाद का विषय है, जो उच्च और अत्यधिक व्यापक वैज्ञानिक, अधिक परिशुद्ध आत्मव्याख्या और अधिक आधुनिक जीवन में द्रुत परिवर्तन के क्षेत्र में उत्तम प्रयोजनीयता की जिज्ञासा रखते हैं। यह प्रक्रिया के समक्ष नई चुनौतियां खड़ी करती हैं। कदाचित सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामर्थ्य जन कार्यवाही और गुणवत्तापूर्ण शासकीय क्रियाकलापों से युक्त है। विज्ञानों के अधिक विस्तृत मौजूदा ज्ञान को एकीकृत करना है। आगामी वर्षों में लोक प्रशासन का मूल्यांकन सिद्धांत संश्लेषता के उच्चतर वैज्ञानिक क्षेत्रों के वैदिक मूल्य, अधिक विस्तृत निष्पादन सूचकांकों के द्वारा होगा। प्रशासन के लोक पर विचार विमर्श और उपयोगी क्षेत्र में दो निर्मितियों के एकीकरण की जटिलताओं के साथ साथ आश्वासनों को सम्मिलित किया जाता है, किंतु कम से कम एक मुद्दे पर आम राय है, वह कि लोगों को बेहतर नौकरशाही की आवश्यकता है। लोगों को कुशल प्रशासकों की भी अपेक्षा है, जो गुणवत्तापूर्ण सेवाओं एवं प्रभावी प्रबंधन के गुणार्थों से परिचित हों। केवल वही बेहतर सार्वजनिक कर सकते हैं और न्यूनतम समय कीमत में उसे समाज के सभी क्षेत्रों में पहुंचा सकते हैं। यह वर्तमान समय में अनुप्रयोज्य लोक प्रशासन आदर्श प्रकार का संशोधित संस्करण है। राज्य की भूमिका उनकी नौकरशाही नागरिकों के साथ संबंध न केवल लोगों के मन में अपितु वैज्ञानिक चिंतन में भी महत्वपूर्णता का अनुभव कराता है। द्रुत गति से परिवर्तनशील वातावरण में लोक प्रशासन के प्रमुख कार्य एवं नए लक्ष्यों को स्पष्ट तौर पर मान्यता मिल जाती है। नेक्स्ट आते हैं, भविष्य में लोक प्रशासन की प्रमुख भूमिका का मुख्य कारण क्या है? तो लोगों के बीच वैज्ञानिक चिंतन।
भविष्य में लोक प्रशासन की प्रमुख कारण लोगों के बीच वैज्ञानिक चिंतन था। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से लोक प्रशासन के एक व्यवसाय के रूप में संक्रमण को किसने चिन्हित किया है? तो इन्होंने लिन ने किया है। लिन ने लोक प्रशासन के एक व्यवसाय के रूप में संक्रमण को चिन्हित किया है। इन्होंने कला ज्ञान के निकाय एक व्यवसाय के रूप में लोक प्रशासन के अभिज्ञान संघर्ष का भी संकेत दिया है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन विषय के संक्रमण से संबंधित नहीं है? तो इसमें परिशुद्ध आत्म परिभाषा आती है, आधुनिक जीवन में परिवर्तन आता है और व्यापक वैज्ञानिक अभिज्ञान आता है। लेकिन बाजारों की आर्थिक एवं वित्तीय संकट इसमें नहीं आता। बाजारों का आर्थिक वित्तीय संकेत का संबंध लोक प्रशासन विषय के संक्रमण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताइए। पहला कथन कहता है कि भविष्य में लोक प्रशासन का मूल्यांकन वैज्ञानिक उपकरणों, निष्पादन सूचकांकों और उच्च मानकीकृत सिद्धांतों द्वारा होता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, लोक विकल्प एवं NPM का प्रभाव वर्तमान समय के प्रशासन पर आधारित है, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं, मतलब एक R की व्याख्या करता है। भविष्य में लोक प्रशासन का मूल्यांकन वैज्ञानिक उपकरणों अर्थात निष्पादन सूचकांकों एवं उच्च मानकीकृत सिद्धांत द्वारा होगा, क्योंकि लोक विकल्प एवं NPM का प्रभाव वर्तमान समय के प्रशासन पर आधारित है। नेक्स्ट आते हैं लोक प्रशासन विषय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताइए। तो लोगों को अच्छे एवं कुशल प्रशासकों की अपेक्षा है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की अपेक्षा है, ये भी सही है। तीसरा, लोगों को संस्थानों के प्रभावी प्रबंधन की अपेक्षा है, तो ये भी सही है। ABC सही हो जाएंगे। लोक प्रशासन विषय से संबंधित निम्न कथन इस प्रकार हैं। पहला, लोगों को अच्छे और कुशल प्रशासकों की अपेक्षा है। दूसरा, लोगों की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की अपेक्षा है। लोगों को संस्थानों के प्रभावी प्रबंधन की अपेक्षा है, लेकिन वे नौकरशाही के वर्तमान प्रारूप के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। लोगों को अधिक कुशल प्रशासकों की भी अपेक्षा है। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।